सो हेलो वेलकम स्टूडेंट आवर झारखंड एजुकेशन चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एमसीक्यू। और आज का चैप्टर रहने वाला हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। हमारा चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको आप बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। फिर से बात, जब मैं टेस्ट करता हूँ तो मैं एक ही बात करता हूँ कि एमसीक्यू जब देना तो ना, या मेरा जब भी कोई वीडियो देखो ना, एक बार चैनल अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम या इवन अपने स्टेट का नाम लिख सकते हो। बहुत लोग हैं जो बिहार से भी हमारा वीडियो देखते हैं, पटना से देखते हैं, बहुत लोग मैं जानता हूँ। ठीक है, तो लोग अपना सिटी का नाम जरूर कमेंट करते हैं, है ना। अभी आप कहाँ पर रह रहे हो, ठीक। और क्या करना है आपको, जब भी मैं कहता हूँ, जब भी आप टेस्ट देने बैठते हो तो एक ही पॉइंट मेरा कहना होता है कि जब भी टेस्ट दो तो हमेशा पेन और कॉपी साथ रखना और साथ में अपना आंसर कमेंट करा, सॉल्व करो पेन पेपर पे और उसका आंसर बताओ कमेंट करके। ठीक है, कमेंट करके बताना। और हमारा कुछ चैनल है, चैनल का नाम आपने जानते हो कि हमारे चैनल का नाम बहुत सा है। एक्सरजी अकेडमी है, कंप्यूटर अच्छा है और फिजिक्स विद अभिजीत सिंह। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं भी कर सकते तो चलेगा। तो रेडी है सब लोग, है ना। अगर सब लोग रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा आज का। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, किस टाइप की वेव है। कहता है ये ट्रांसवर्स है, जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग है। कहता है लॉन्गिट्यूडनल है, मैकेनिकल है या इलास्टिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है किस किस टाइप की वेव होती है, ये आपकी एक ट्रांसवर्स वेव होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक। मार्क क्वेश्चन 2 लिखता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा ही बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा भी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये एक टाइप का करंट भी है ना। एक टाइप का ये धारा, ये करंट है। तो करंट क्या होता है, एम्पियर, है ना। करंट क्या होता है, एम्पियर। ठीक, सिंपली बात। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है डिस्प्लेसमेंट करंट को किस में मेजर करते हैं। कहता है डिस्प्लेसमेंट करंट इज मेजर्ड इन। कहता है कि जो विस्थापन धारा होगी उसको आप किस चीज़ में मेजर करेंगे, एम्पियर में करेंगे, कुलम में करेंगे, सीएस का पता नहीं, और वोल्ट या फिर वोल्ट पर मीटर में करेंगे, है ना। कुलम सेकंड में करेंगे या फिर वोल्ट पर मीटर में करेंगे। तो सिंपल सी बात, अभी मैंने कहा ये क्या एक करंट है। करंट का हम किसे मेजर करते हैं, हमेशा करंट को हम हमेशा मेजर करते हैं एम्पियर में। क्या हो जाएगा, एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक। क्वेश्चन 4 लिखता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, एक वर्ड मिसिंग लिखा था व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम लिखना चाहिए था, है ना। किसी वैक्यूम पूछा जाता है, यानी निर्वात में, है ना। इसको बोलते हैं निर्वात में। ठीक, तो कहता है बताओ निर्वात में यानी वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है। तो होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, जो वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸। तो इस पर कुछ एक्सप्लेन करने लायक कुछ ज़्यादा था नहीं, तो मैंने बस को सिर्फ आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया कैसे क्या आंसर होता है। ये बस में जस्ट फैक्ट है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करना नहीं होता है ना। याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, तो कभी इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होता है, बस छोटा सा न्यूमेरिकल्स होता है, एक लाइन में हो जाता है आंसर। नहीं तो जितने क्वेश्चन होंगे सबके सब कंसेप्चुअल होंगे, है ना। और जितने क्वेश्चन होंगे वो देखना मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, हमारे पास 7 टाइप के वेव्स होते हैं। इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रे, है ना, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, है ना, माइक्रोवेव, रेडियो वेव जो बात करते हैं, इन सभी का ही पूछा जाता है। मतलब कि इनका यूज क्या है ना, इनके वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है, मतलब इनके तरंग दैर्ध्य का ऑर्डर क्या है, वो कौन ज़्यादा कौन कम, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा किसी कम, जिसको हम बोलते हैं आवृत्ति, है ना, बोलते हैं आवृत्ति किसकी ज़्यादा किसी कम। बस ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना माइंड में, ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह गेस्ट पेपर में या फिर जैक बोर्ड पूछता है तो मैक्सिमम टाइम से यही पूछता है। क्वेश्चन 5 इज द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, है ना। क्वेश्चन 5 इज द इंपॉर्टेंट क्या है इसका मैं बताऊंगा फॉर्मूला। एक्चुअली वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस। कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसकी स्पीड, है ना, फ्री स्पेस में मतलब वैक्यूम में कितनी होती है। ठीक, तो वो सी के बराबर होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 1/√μ0 × ε0। ठीक है, देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जैक बोर्ड पूछता है हमसे अक्सर। क्वेश्चन 5 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, है ना। कितनी वैल्यू होती है 1/√μ0 × ε0। ठीक, आते क्वेश्चन 6 लिखता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। कह रहा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक वेव इन वैक्यूम में सी गिवन है, जहां पर परमेबिलिटी कितनी गिवन है μ0 और परमिटिविटी गिवन है ε0। तो बताओ इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन है। तो हमें पता है सी इक्वल टू कितना होता है 1/√μ0 × ε0। ठीक है, ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहा है। क्या करो दोनों साइड कर लो स्क्वायर, अगर स्क्वायर करो दोनों साइड तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/μ0 × ε0। ठीक,
हमने क्या किया, दो साइड स्क्वायर किया। अब इस टर्म को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि हमारा देखोगे ना कि हमारे साथ जो राइट साइड में, यानी राइट साइड में दाहिने ओर क्या है, सिर्फ 1 लिखा है। तो हमें क्वेश्चन को ऐसे अरेंज करना है, मतलब फॉर्मूले को ऐसे रीअरेंज करना है कि राइट साइड में क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, उसके लिए आपको 1 करना था, क्या करना था, और आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट जितना भी ऑप्शन दिया है आपके क्वेश्चन में, सभी ऑप्शन में आप देखोगे जहाँ पर भी ऑप्शन हमें गिवन है, सभी ऑप्शन में देखो स्क्वायर का ना कोई टर्म नहीं है, मतलब ये सिंपल म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, टर्म को सिर्फ रीअरेंज करना है। क्या मिला करेक्ट आंसर, आई थिंक बहुत लोग मिल गया होगा ऑप्शन में, हाँ सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ये मेरा फॉर्मूला मेरे लिए फेवरेट है, क्योंकि जैक बोर्ड अक्सर इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो समझ आया तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, और कम से कम लिंक को उस चैनल के, आपको जो भी वीडियो अच्छा लगता है कि हाँ आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो आपके बहुत यूजफुल था, तो उस वीडियो का लिंक को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो। ठीक है, तभी वो भी कभी अच्छे मार्क्स आए, वो भी पास कर सके अच्छे मार्क्स से। ठीक है, बस इतना ही हमारा मकसद होता है, इतने हमारा टारगेट है फिलहाल आपके लिए। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, कह रहा है बताओ अगर एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसमें इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में फेज डिफरेंस का मतलब होता है कलांतर, कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के बीच में कलांतर कितना होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो कितना होता है। देखो सिंपल तरीका आता है ना, आंसर याद रखना, आंसर फिर मैं समझाता हूँ क्यों। देखो अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये मान लो हमारा, ठीक है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लिया EF। ठीक है, और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हो गया इसको लिख रहा MF मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, क्या दोनों के बीच में कलांतर कितना होता है। कलांतर का मतलब होता है, देखो कि दोनों, एक बार ध्यान देना मेरी बात, कि दोनों की वैल्यू एक साथ 0 होती है, दोनों की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम होती है। जहां पर जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, फिर ये जहां पर ये मैक्सिमम होगा वहीं पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जा रहा है मैक्सिमम, है ना। तो दोनों एक साथ मैक्सिमम होते हैं, दोनों एक साथ मिनिमम होते हैं, मतलब एक साथ 0 होंगे, एक साथ मैक्सिमम होंगे, मतलब एक साथ हो रहे हैं ना, दोनों चीजें एक साथ होती है। तो बोलते हैं यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, 0, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे, एक साथ मिनिमम होंगे, इस चीज को बोला जाता है फेज डिफरेंस। तो कितना है, 0। ठीक है, इतना पॉइंट, इस पॉइंट क्या रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड का कभी दिमाग खराब होगा तो बता देगा। अच्छा हाँ, एक वन वर्ड आपको ये बताना था कि ये तो आप लोग के डिमांड पर मैंने ये मार्केट में जो भी गेस पर आता है उसका मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन इससे पॉइंट बात है ना कि सर फिजिक्स में आता कहाँ से है ना, वो जो जहाँ से आता है उसका तो मुझे पता चल गया कहाँ से आता है ना, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, मैंने कहा था कि आपको जरूर बताऊंगा कि वो आता कहाँ से है, मैं आपको जल्दी बता दूंगा, थोड़ा सा मुझे एनालिसिस करने दो, है ना। और इसके बाद उसके बेसिस पे सर क्या क्या क्वेश्चन आ जाएगा फिजिक्स में, ये जो बता दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का फिजिक्स में बैक लगता है। लास्ट ईयर बच्चों से पूछ लेना कि सर मैक्सिमम सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में सब फेल हुए थे फिजिक्स में। ठीक, जो हमारे, देखो याद, जो हमारा वीडियो देखा है उनके तो अच्छे मार्क्स आए हैं, वो जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी बच्चों से पूछ सकते हो, है ना, क्यों आए थे, मैंने उनको ट्रिक बताया था। ठीक है, और जो नहीं पढ़ेगा वो तो जो इधर उधर पढ़ते जाएगा, बस वायरल प्लस ना, कुछ नहीं होता वायरल प्लस में, है ना, फैक्ट पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़े। ठीक है, आता क्वेश्चन नंबर 8, लिखता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड। ठीक है, तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो क्वेश्चन बात करें 8 का, तो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू होता है E0 डिवाइड बाई B0। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखना ना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बस यही है। अब इसी टर्म को रिअरेंज कर लो, अब देखो कौन सा रिलेशनशिप यहाँ सही है, तो बोल सकते हैं ऐसा कि जो E0 की वैल्यू होगी वो C टाइम्स ऑफ B0 हो जाएगी, लिख सकते हैं। क्या किया, बस इसको ऊपर यहाँ जाके इसको मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया काम खत्म, हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा, तो आई थिंक जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर B है ना। आई थिंक बहुत लोग कमेंट भी करते हैं ना, कुछ बच्चे तो हैं जो देखता हूँ वो रेगुलर आते हैं, रेगुलर टेस्ट देते हैं, और उनको पूछोगे ना ऐसे बच्चे को, उनका अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत हाई है कि हाँ सर मेरा तो हो जाएगा, फिर उनको डर नहीं है, क्योंकि जो रेगुलर पढ़ रहा है हमसे, इसलिए जो समझ के पढ़ रहा है ना, बात होती है सबसे जरूरी कि आप समझ के कितना पढ़ते हो। ठीक है, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, है ना, ये भी क्वेश्चन पॉइंट है ना, ये 8 और 9 दोनों क्वेश्चन पॉइंट पढ़ना अच्छे तरीके से। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाय, कह रहा था जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, इसके बारे में हमें कैसे पता चला था। कहता है पोलराइजेशन के थ्रू, जिसको बोलते हैं ध्रुवन बोलते हैं ना, बी को बोलते हैं इंटरफ्रेंस, इसको बोलते हैं
इंटरफेरेंस के थ्रू, सी करता है रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के थ्रू, या डी करता है डायफ्रेक्शन विवर्तन के थ्रू। तो कौन सा फिनोमेना है, किस चीज़ के दौरान, कौन सा हमने एक्सप्लेन किया था जिससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है, वो कौन सा घटना था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था? वो था हमारा पोलराइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवन, है ना। इसको बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवन भी बोलते हैं ना। तो इस वर्ड को याद रखना। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन 10 लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी क्वेश्चन बड़ा फ्रेंड क्वेश्चन है जैक बोर्ड का, तो लिखना इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं में से कौन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है ना। तो कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है। बाकी एक्सरे है ना, गामा ने नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नहीं, ये नहीं कॉस्मिक नहीं, बीटा बीटा है ना, बीटा रे नहीं होती है। देखिए बीटा रे आपका कहाँ निकलता पता है? बीटा रे होता है आपका जब पढ़ोगे न्यूक्लियस चैप्टर, नाभिक चैप्टर पढ़ाते हैं, वहाँ निकलती है अल्फा रे, बीटा रे, रेडिएशन, है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन पीवाईक्यू पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन। देखो जो क्वेश्चन होगा पीवाईक्यू वो इंपॉर्टेंट है ना। इस पॉइंट क्या रखना, जो भी मैं कहूंगा कि क्वेश्चन पीवाईक्यू मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक, कहता है व्हाट इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, है ना। फोटोग्राफी मतलब फॉग में, जब आपका ना कोहरा आपके घर में, अभी ठंड का मौसम चल रहा होगा आपका, चला जैसे आज अभी 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 जनवरी का महीना आ गया है हाँ, जनवरी का महीना आ रहा है, तो अब देखोगे अभी फॉग होगा, पूरा फैलता है। तो वहाँ पर गाड़ियों में एक स्पेशल टाइप का लाइट यूज करते हैं, सच दैट की गाड़ियों को आगे दिख सके, कोहरे में चीज़ें दिख सके। तो वो किस टाइप के लाइट का यूज करते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि हम फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। अगर बहुत कोहरा है, अगर वहाँ पर फोटोग्राफी करनी है ना, तो वहाँ पर हमें एक स्पेशल टाइप का हमें यूज करना पड़ेगा एक रे को। वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को बोलते हैं अवरक्त किरणें में। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? इस चीज़ को लोग बोलते हैं अवरक्त। इंफ्रा मतलब अव, रक्त मतलब हो गया रक्त का ना, रक्त अवरक्त किरणें की बोलते हैं कि रेड होता है कौन? रेड किसका कलर होता है? रक्त का होता है, इसलिए बोलते हैं अवरक्त। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ गया? चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 लिखता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, जो विद्युत चुंबकीय तरंगी होगी, वो किस दिशा में चलती है ना। प्रोपगेशन का मतलब होता है किस दिशा में गमन करती है, चलती है। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो हमेशा ई क्रॉस बी, है ना। इस फॉर्मूले को याद रखना कि जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो किसके पैरेलल होता है? ई क्रॉस बी के, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम सिर्फ फॉर्मूला रखना, ये पैरेलल किधर होती है? ई क्रॉस बी के हमेशा चलती है पैरेलल। ठीक है, इसको अगर थोड़ा समझना है तो एक मेथड समझना, अभी जो मैं आपको एक डायग्राम समझाया था कुछ देर पहले, उसी से आप समझ सकते हो, है ना। जैसे मान लो मैंने कुछ एक्सिस बना दिया ना, मान लो कि बना दिया कि अगर ये एक्स है, ये आपका वाई हो गया और ये आपका हो गया जेड। ठीक है, तो देखो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऊपर चलता है ऐसे, है ना, तो एक्स में हो गया। ठीक, एक्स में मैक्सिमम, एक्स में मिनिमम। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, बात करते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चल रहा है हमारा? इधर, है ना, वाई में। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ये हमारा हो गया बी, बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा वेव कहाँ चल रहा है? देखो धीरे धीरे एक चीज ध्यान देना, बताओ ये वेव धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? ये वेव जो ऐसे बनेगा, वेव कहाँ जा रहा है? धीरे धीरे जेड में जा रहा है ना। तो ये होगा डायरेक्शन। तो ये क्या होता है? ये बोलता है ई क्रॉस बी के होता है परपेंडिकुलर के पैरेलल। तो पॉइंट क्या रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, तो सिर्फ याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। वैसे आएगा नहीं, क्या आएगा तो हम आपको बता ही देंगे क्या आता है जैकबोर्ड, है ना। जैकबोर्ड कितना कुछ पूछ सकता है। एक तो मैं कहता हूँ बार बार आप पीवाईक्यू, क्योंकि मैं तो बात कहता हूँ कि एक तो पहली बात रियल है कि आपको पहले पीवाईक्यू पढ़ना अच्छी तरीके से, जितना मैं पीवाईक्यू बताया वो कर लो। मॉडल सेट मैंने कहा है पहले का भी कर लेना, है ना। नॉट ओनली 2025 का मॉडल सेट, 2022, 2024 और 2025 का भी, 23 और 24 का भी आप मॉडल सेट पढ़ सकते हो, उसके सब्जेक्टिव पढ़ सकते हो, है ना। कहाँ होगा वो मीडिया अपलोड मैं कर दूंगा धीरे धीरे, उसका एमसीक्यू एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों, तो वो दोनों को भी जरूर पढ़ लेना। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ भी कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं ना, गेस पेपर मार्केट जो आता है उसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सब क्वेश्चन अच्छे नहीं होते हैं, है ना, ये भी याद रखना। जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। तो रखना कि एक त्वरित चार्ज के कारण, एक त्वरित आवेश, जिसको बोलते हैं एक एन एक्सेलरेटिंग चार्ज के कारण इसको क्या करते हैं आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन 14, बताना क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना कमेंट करके ना, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है 13 के जैसा, 13 और 14 सेम है, तो 14 का आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 15 लिखता है कंडक्शन करंट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट।
है ना। जो कंडक्शन करंट होता है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है दोनों सेम होता है। ये कहाँ पर होता है, पहली बात तो आपको समझ नहीं है सर ये क्या बात कर रहे हो सर, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। तो देखो हम बात करते हैं, अगर एक मैंने बनाया कैपेसिटर ऐसे, ठीक है, जिनको नहीं पता, जिनको बहुत लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो सुन लो, है ना। जिनको नहीं पता लिखो सर नहीं पता है, आप समझाते कैसे। देखो मान लो कि बना दिया मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको जोड़ दिया मैंने एक बैटरी से, ठीक ठीक है। तो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ तार है, तार से करंट जाएगा, इस करंट को बोलते हैं कंडक्शन करंट, आईसी, ठीक। लेकिन एट द सेम टाइम सोचो कि यहाँ जो बनाया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच में क्या एयर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एयर है, क्या एयर में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ तो यहाँ बीच में तो लोग सर्किट ब्रेक हो गया, जब यहाँ सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट कैसे जा रहा है, इधर से करंट करंट फ्लो कैसे कर गया, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रखना कि इन प्लेट के बीच में करंट फ्लो करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, आईडी, है ना, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट करंट कहाँ फ्लो करता है, तार में, वायर में, है ना, आईसी को बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ फ्लो करता है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का जो दो प्लेट है ना, कैपेसिटर का जो दो प्लेट होगा, इन दो प्लेट के बीच में क्या फ्लो करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। और इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है ना, चाहे करंट एसी हो चाहे डीसी हो, चाहे आपने यहाँ पर आप बैटरी लगा दो, चाहे यहाँ पर आप एक एसी सोर्स लगा दो, है ना, यहाँ पर आप इसको चाहे ऐसे जोड़ चाहे इससे जोड़ दो, कुछ भी करो, बैटरी हो चाहे एसी सोर्स हो, दोनों में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो इस पॉइंट कहता है कि हमेशा ऑलवेज कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ कि कंडक्शन करंट इज सेम एज द डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन आइदर अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट कहां से मिलता है, हमेशा बैटरी से, ठीक, बात समझ आ गया। आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में आता है 16 लिखता था फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव, कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव क्या होती है। तो कुछ ऑर्डर जो आपको याद रखना पड़ेगा, पहली बात याद रखो, है ना, कुछ मैं लिख देता हूं यहाँ पर ना, क्वेश्चन नंबर 16 का मैं कुछ लिखता हूँ आंसर, आप समझ जाने को पहले पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपको गामा रे, है ना, गामा रे। फिर इससे हम लिख रहे, पहले हम लिख रहे फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या सबसे ज्यादा होती है, हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा होती है यानी आवृत्ति, है ना, वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा रे की, ठीक। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है हमारा एक्सरे, यानी एक्सरे की थोड़ी कम हो जाती है, इससे कम आओगे तो एक्सरे के बाद आपका आएगा उससे कम, वो आएगा अल्ट्रा वायलेट, है ना, यूवी रे को बोलते हैं पराबैंगनी। इससे कम होता है बोलते हैं विजिबल, इसको बोलते हैं दृश्य किरणें, एनसीईआरटी में गिवन है, जाकर देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक। इससे कम होता है इसको बोलते हैं इंफ्रारेड, जिसको बोलते हैं अवरक्त किरणें, है ना। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखते चले जाना, है ना, हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, है ना। इंफ्रारेड, आईआर को बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जिसको हम लोग बोलते हैं अवरक्त किरणें, है ना, आईआर का मतलब होता है अवरक्त किरणें। इससे कम होता है इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोवेव, इसको बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे, क्या बोलता है, माइक्रोवेव, इसको बोलते हैं लोग सूक्ष्म तरंगे। और लास्ट और जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है वो उसे बोलते हैं रेडियो तरंगे, बोलते हैं रेडियो वेव, इसका मतलब होता है रेडियो तरंगे, ठीक है। ये तो तो कह रहा है बताओ कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव, कह रहा है जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है वो किससे कम होती है। तो द फ्रीक्वेंसी ने पूछा कि माइक्रोवेव क्या होती है, तो बोलेंगे द माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो वेव से ज्यादा है ना। तो बोलेंगे जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी किसकी, माइक्रोवेव की, ये ज्यादा है, ये किससे ज्यादा है, देखो यहाँ पर कंपेयर करो, तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रही है किससे, रेडियो वेव से। तो बोलेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, ठीक है, बात समझ आ गया। तो अगर ऑर्डर याद है तो आप एग्जाम में कर पाओगे, नहीं याद है ऑर्डर तो नहीं कर पाओगे ना, सिंपल सी बात, एक बात, ठीक। लिखता था सुटेबल और डिसइंफेक्टिंग वाटर, कह रहा है कि अगर वाटर को अगर आपको प्यूरीफाई करना है तो आप क्या यूज करोगे, इंफ्रारेड यूज करोगे, माइक्रोवेव यूज करोगे, अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं परावैंगनिक किरणें यूज करोगे, या फिर येलो लाइट। तो क्वेश्चन 17 का मैं आपको आंसर बताऊं तो 17 का एक पॉइंट की आंसर याद रखना, बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपने पढ़ा, आपके घर में यूज करते होगे ना आरओ वाटर, है ना, आरओ आता होगा घर में, आरओ मशीन लगा होगा, उसमें लिखा होता है आरओ प्लस यूवी, यूवी प्लस यूवी प्रोटेक्शन लिखा होता है ना। आपने घर में लिखा होगा, घरों में लिखा है आरओ, लिखा है आरओ, आरओ प्लस यूवी प्रोटेक्शन लिखा होता है ऐसा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो मशीन है जो वाटर को प्यूरिफाई करता है वो तो आरओ है, आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो रिवर्स ऑस्मोसिस वो पढ़ते हैं, है ना। प्लस यूवी प्रोटेक्शन का मतलब है कि इस पे जो भी जर्म्स होंगे, कीटाणु होंगे, उसको वो अल्ट्रा वायलेट रे से किल करेगा, है ना। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, तो हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर इंफ्रारेड का, हम क्यों यूज कर रहे हैं, डिसइंफेक्टिंग वाटर, मतलब वाटर में कीटाणु को मारने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट रे का यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका कहाँ यूज होता है, आरओ मशीन में यूज होता है। मजा आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लिखता है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक वेव इच, कह रहा है इलेक्ट्रोमैटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है
कि इसमें क्या होता है, तो बोलते हैं इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रोमैटिक वेव, तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैटिक वेव में इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी भी है। तो कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है ना। पहला कहता है कि होल शेयर्ड बाय ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मतलब जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैटिक वेव में वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही होती है। बी कहता है होल्ली शेयर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैटिक वेव में एनर्जी होगी वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा, है ना। सी कहता है कि इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और डी कहता है जीरो, है ना। तो एनर्जी तो होता है ना, क्योंकि आप तक हमारे तक जो लाइट आ रही सन से, है ना, वो लाइट कैसी है, वो एक इलेक्ट्रोमैटिक वेव है ना। जो सन से हमारे तक लाइट आ रही है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है, और उसमें एनर्जी होता है, ये तो पता है। तो डी तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एनर्जी जीरो तो नहीं है, क्योंकि हमें हीट फील हो रहा है, एनर्जी तो आ रही है। तो होता है कि एनर्जी होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में बराबर बराबर भाग में रहता है, यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा एनर्जी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी होती है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं 19। ये भी क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन सिंपल कंसेप्चुअल है, याद रखना। कहता है व्हाट इज द कॉमन एमंग बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। सभी पे सेम क्या होती है, तो सभी की स्पीड सेम होती है, जो बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, है ना। ऐसे यहाँ पे एक वर्ड उसे यूज करना चाहिए था कि व्हाट इज कॉमन एमंग डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वैक्यूम, तो एक वर्ड चूज करना चाहिए था कि वैक्यूम में सब में सेम क्या होता है, इन वैक्यूम या फ्री स्पेस में क्या होता है सब में सेम। तो सभी की स्पीड सेम होती है, जो किसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है सी के इक्वल। ठीक, हो जाता है फ्रॉम विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर रेडियो एंड माइक्रोवेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक, है ना। जब हमारे पास एटमोस्फेयर होता है इस टाइप से ना, हमारे पास एटमोस्फेयर है, हमारे एटमोस्फेयर है, ठीक ना, ये हमारे पास एटमोस्फेयर है ऐसा, ठीक। ये हमारा नंबर अर्थ है, अर्थ से हम जो सिग्नल भेजेंगे वो एक लेयर से जाकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ठीक है ना। जो भी हमारे पास होता है ना रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव, ये एक होता है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाते हैं। तो कह रहा है ये जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा फिर से वापस अर्थ पे आ जाएगा, ठीक है। ये किस लेयर्स में होता है, तो ये हमारा आयनोस्फीयर्स होता है ना। ये हमारा आयनोस्फीयर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक आ जाएगा। तो किस स्फीयर से टकराने के बाद ये वापस आ जाता है, हमेशा आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर ये वापस आ जाता है। बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन में 21 लिखता है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डबल्ड व्हाट विल हैपन टू इट्स एनर्जी, है ना। कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ डबल हो जाएगा तो बताओ उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन में 21 का आंसर याद रखना, ई इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा। क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, यानी एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक। दिस इंप्लाइज कि अगर लैम्डा होगा, इफ लैम्डा होगा 2 टाइम्स मतलब डबल, है ना, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, उल्टा। अगर ये दुगुना बढ़ रहा है तो एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर वेवलेंथ होगा डबल तो एनर्जी हो जाएगा हाफ, क्यों, क्योंकि ये उल्टा और काम करता है, एक डबल होगा दूसरा को आधा हो जाना पड़ेगा ऐसा। तो क्या होगा, एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी आधी हो जाएगी। वैसे क्वेश्चन एनर्जी नॉट डबल, एनर्जी बिकम्स हाफ, है ना। तो अगर हम वेवलेंथ को क्या किया, हमने डबल कर दिया, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी आपकी आधी हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आ गया। क्वेश्चन 22 नहीं आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बताता हूं कि इंफ्रारेड रेडिएशन आर डिटेक्टेड बाय, है ना। सन से जो लाइट आती है उसमें इंफ्रारेड भी है, तो इस चीज को हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे। हमारा आई डिटेक्ट नहीं कर पाता है, हमारा आई सिर्फ ओनली विजिबल लाइट को देख सक पाता है, मतलब विवग्योर, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, है ना, ये सब होते हैं येलो कलर से। ये 7 कलर को ही हमारा आई डिटेक्ट कर पाता है। लेकिन यहाँ जो पूछा जा रहा है वो कैसा, वो इंफ्रारेड है, इसको बोलते हैं अवरक्त किरणें। इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, एक मशीन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पायरोमीटर बोलते हैं ना। पायरोमीटर से पता चलता है कि उसमें कितना इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन 23 लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग विल डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा है जो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो कौन सा, हमारा कैथोड रे, है ना। कैथोड रे है जो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक। क्वेश्चन कहते हैं व्हाट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीड मैक्सवेल कंक्लूड दैट लाइट इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो ये कैसे पता चलता है कि लाइट जो होती है वो भी लाइट हमारा एक क्या है, लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बातें मैक्सवेल को कैसे पता चली थी, है ना। मैक्सवेल ने किस बेसिस पर यह कहा था कि हमारी जो वेव होती है ना, जो हमारे पास लाइट होती है, लाइट वो क्या है, लाइट आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये किससे पता चला था, जब उन्होंने देखा कि लाइट कहाँ ट्रेवल कर जा रहा है, वैक्यूम में, है ना। अगर लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तो वैक्यूम में कौन ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, एक नॉन मैकेनिकल वेव। अब इतना मत जाओ व्हाट इज मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, है ना। बस याद रखो
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है, क्योंकि लाइट कहाँ ट्रेवल कर जाता है, वैक्यूम में, क्योंकि जब सन से हमारे तक लाइट आती है तो बीच में वैक्यूम होता है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, फिर भी लाइट वहाँ पर ट्रैवल कर गई, वहाँ कोई मीडियम नहीं है ना कोई गैस है ना कुछ भी है, मतलब गैस नहीं है, मतलब गैस नहीं, मतलब कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट आ गई। इसका क्या मतलब है कि लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, और लाइट वैक्यूम में और कौन ट्रैवल करता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करता है, ठीक। पॉइंट आता है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर नहीं करना, वो इंटेंसिटी मतलब है कि तीव्रता पर कभी भी निर्भर नहीं करती है। देखो जो हिंदी मीडियम के बच्चों को लग रहा सर आप इंग्लिश बताते हो, अब क्या कर बताओ, जो मार्केट में जितने भी किस पेपर आते हैं वो इंग्लिश लेकर बनाए जाते हैं मैक्सिमम, जैसे इकोनॉमिक्स आपका हिंदी में आता है, इंग्लिश में नहीं आता है, ठीक। तो एक पॉइंट ये रखना कि टेंशन मत लो, फिजिक्स में जब बता रहा हूँ ना, फिजिक्स में आपको एक रामबाण इलाज बताऊंगा, वो आप पढ़ लेना, हाँ, टेंशन मत लो, अभी जितना बता रहा हूँ हिंदी में समझने की कोशिश करो, और थोड़े थोड़े इंग्लिश वाले टर्म को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपको इन फ्यूचर जाके इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना ना, तो इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते हो, तो पढ़ना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ सब मुझे पढ़ना है, मैथ करेंगे सीखेंगे, सीख जाओगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 26 मत पढ़ना, नहीं आता सब क्वेश्चन। आता क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है बता दो जल्दी, वेवलेंथ जो सबसे कम किसकी होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है वो गामा रे की, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना। तो 2 पॉइंट याद रख लेते हैं, पहली बात कि जो फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति किसकी ज़्यादा होती है, वो होती है गामा रे की, ठीक है, और वेवलेंथ अगर गामा रे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कितनी होगी, सबसे कम, पहला पॉइंट तो याद रखो, ठीक। दूसरा याद रखो कि अगर फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम होती है रेडियो वेव की, बोलते हैं रेडियो तरंग, बोलते हैं रेडियो वेव, तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, लेकिन वेवलेंथ इसकी मैक्सिमम हो जाती है, तो जस्ट उल्टा करना है, ठीक है, ध्यान देना, उल्टा रखना है, गामा रे की क्या कम होती है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो वेवलेंथ मिनिमम, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो वेवलेंथ मैक्सिमम। हम बोला विच ऑफ द फ्लोइंग हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी लिखा है, लैम्डा सबसे कम किसका है, गामा रे का, ठीक। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर व्यूइंग, है ना, व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू हेज एंड फॉग, है ना, हेज एंड फॉग, जब आपका कोहरा होता है तो उसमें देखने के लिए हम किस टाइप के किरण का यूज करते हैं, अभी कुछ देर पहले बताया था, कमेंट करके आंसर बता देना किसका आंसर होगा। मैंने कहा था अभी जब कोहरा होता है तो चीज़ों को देखने के लिए या फोटोग्राफी के लिए या कारों में एक स्पेशल टाइप का लाइट लगा होता है येलो कलर का, वो कौन सी लाइट निकलती है ना। क्वेश्चन नंबर आता है 29, विच है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये भी बताओ कमेंट करके, आंसर लिखा हुआ है ऊपर, है ना, आंसर लिखा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, कमेंट करके बता देना, बाकी मैं सबका आंसर लिख दूंगा कमेंट करके फाइनल, ठीक। क्वेश्चन 30 आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, सब लिखा है ऊपर, मैंने सब बता दिया अभी, है ना, फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वेवलेंथ किसकी होती है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ, लैम्डा को क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ, जिसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक। आपके क्वेश्चन 31 लिखता है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, बताओ फिर, तो कितना क्वेश्चन कमेंट है ना, अभी जो मैंने बताया आपको उसी बेसिस पे उसको कॉपी में लिख लो, जो मैंने बताया उसको लिख लो, उसके बेसिस पे आप चाहे तो सबको कमेंट कर सकते हो, है ना, बताओ कि क्या क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। आते क्वेश्चन 32 लिखता है विच वेव हैज रिलेवेंट इन कम्युनिकेशन, मतलब आपका जो हम घर में यूज करते हैं टाटा स्काई, है ना, तो टाटा स्काई में हम मतलब हो गया कम्युनिकेशन, है ना, एक होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम जो यूज करते हैं उसमें हम किस टाइप के वेव का यूज करते हैं, है ना, तो हम यूज करते हैं रेडियो वेव या फिर माइक्रोवेव का हम यूज करते हैं, किसके लिए, टेली कम्युनिकेशंस के लिए। तो इस पॉइंट का रखना कि जब भी कम्युनिकेशन यानी दूर संचार विभाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूर संचार, दूर संचार में हम किस चीज़ का यूज करते हैं हमेशा, रेडियो तरंग का या फिर सूक्ष्म तरंग का यूज करते हैं, ठीक है। कुल 33 सुटेबल रेडिएशंस फॉर टेलीकम्युनिकेशन, अभी बताया टेलीकम्युनिकेशन किस लिए यूज करते हैं हम लोग, माइक्रोवेव या रेडियो वेव का, तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया था, ओनली माइक्रोवेव, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव, किसके लिए, टेली कम्युनिकेशन के लिए। तो जहां भी कम्युनिकेशन आ गया मतलब समझो माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, वाट ऑसिलेट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या ऑसिलेट कर रहा था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स यही होते हैं जो ऑसिलेट करते हैं ना। क्यों ऐसे करते हैं ना कि हमारा तो बताऊँ डायग्राम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है ऊपर नीचे, ये क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट करता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हाँ हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से कौन ऑसिलेट करेगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, तो कौन ऑसिलेट करता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, क्या ऑसिलेट करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करता है। आते क्वेश्चन 35, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, है ना, ये क्वेश्चन का आंसर दिया है वर्मा के, इसमें गलत है ना, लिखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय एनी ऑफ दीज, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड, कोई नहीं कर सकता डिफ्लेक्ट। ठीक है, याद रखना अच्छी तरीके से, क्वेश्चन बहुत जगह गलत दिया आंसर बुक में, और ये हर साल गेस पेपर, मार्केट में जितने गेस पेपर आते हैं हर साल सभी में ये गलत देकर आंसर देखा है, पता नहीं कोई इसको चेंज क्यों नहीं करता है ना, क्योंकि वो क्या, छोड़ो। बात करते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सरे एंड गामा रे ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, है ना, तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना, तो गामा रे की वेवलेंथ सबसे कम, तो उससे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, एक्सरे की, है ना। तो बात करते हैं अगर वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जो होगा किसका, है ना, लैम्डा बोलते हैं, तो जो लैम्डा होगा एक्सरे का वो ज़्यादा किससे होता है, गामा रे से, है ना। तो कुछ 36, तो वेवलेंथ किसका होगा, एक्सरे का ज़्यादा होगा, है ना, एक्सरे का वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा रहेगा गामा रे से, तो एक्सरे हैज ग्रेटर वेवलेंथ देन गामा रे, ऑप्शन नंबर ए, है ना, इस पॉइंट को याद रखना, 36 नंबर। ठीक, अब कहता है कि 37, हाउ एक्सरे प्रोड्यूस, है ना, तो एक्सरे का कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन को, है ना, स्ट्राइक कराते हैं विथ लो एटॉमिक नंबर एलिमेंट, है ना, एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका एटॉमिक नंबर बहुत कम, हाइड्रोजन हीलियम इस टाइप के एटम में, है ना, का एटॉमिक नंबर कम हो, उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन को काफ़ी हाई स्पीड से क्या करते हो, स्ट्राइक कराते हो, जब स्ट्राइक करेगा तो हमारी एक रे निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स रे बोलते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन को छोड़ दो, है ना, एक क्वेश्चन आता तो नहीं है, मत करो क्वेश्चन को ऐसे, क्योंकि रीजन कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो ना, मत पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं आता है जैक बोर्ड में सब। और आते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन, कहता है व्हाट आर माइक्रोवेव्स यूज इन रडार, रडार में किसका यूज करते हैं हम, सबका यूज करते हैं, है ना। दे कैन बी बीम्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, इसको आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसको आप इस वेव को आप भेज सकते हो, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसका जो वेवलेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, है ना, यहाँ तक जो वैल्यू, ये तो बोलते हैं वेवलेंथ, है ना, ये किस में होता है, ये मिलीमीटर रेंज का होता है, ये भी सही है, एंड दे आर नॉट डिफ्रैक्टेड, ये डिफ्रैक्ट नहीं करती लाइट, मतलब ये वेव कहता है ये वेव हमारी डिफ्रैक्ट नहीं करती है, डायफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स में, ये बोलते हैं विवर्तन, हाँ, इसका नहीं होता है इस टाइप के वेव्स का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दिस, पढ़ लेना। लिखता है वाई स्काई वेव्स आर नॉट यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन सिग्नल, है ना, क्यों नहीं करते हैं, अभी कहता था ना कि वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही थी, कहाँ से, आइनोस्फीयर से, तो हमारा सिग्नल नहीं जा पाएगा ऊपर, इसका मतलब जो है ना, जो हमारे आइनोस्फीयर को क्रॉस कर जाए, है ना। तो स्काई वेव जो होता है ना, स्काई वेव होता है ना, स्काई वेव होती है, इसको हम यूज नहीं करते ट्रांसमिशन में, क्योंकि ये आइनोस्फीयर से बैक आ जाएगी, और हमारा जो सिग्नल्स होता है ना, जो टेलीविजन का जो भी सिग्नल होता है, उसको हम जो भी सेटेलाइट होते हैं वो आइनोस्फीयर के बहुत ऊपर है। ठीक है, समझो कुछ इस तरीके से कि अगर मान लो अगर ये हमारा अर्थ हो गया, है ना, ये हमारा आइनोस्फीयर हो गया यहाँ पर, ठीक, और हमारा मान लो यहाँ पर एक है सेटेलाइट, बुलेट हो गया सेटेलाइट, तो हमारा जो भी लाइट यहाँ जाएगी, है ना, वो यहाँ जाने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब ये जो सिग्नल है ना, ये सिग्नल हमारा सेटेलाइट तक पहुँच नहीं पाएगा, अगर नहीं पहुँच पाएगा तो फिर से अर्थ तक आ गया तो हमें सिग्नल मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम स्काई वेव का यूज नहीं करते हैं, यानी यहाँ जो हम बेच रहे हैं स्काई वेव, ये स्काई वेव क्या होती है, स्काई वेव होती है जो आइनोस्फीयर से टकरा के वापस जाती है, तो इसकी हम यूज नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द आइनोस्फीयर, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 39 क्वेश्चन था जो हमारा कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब स्टार्ट होगा हमारा रे ऑप्टिक्स, जो 5-6 चैप्टर बचे हैं उसको हम जल्दी ट्राई करेंगे, है ना, और जितना पॉसिबल होता है हम ट्राई करेंगे, जितना कुछ दिनों में हम हो सकता है हम बाहर चले जाएंगे, तो हो सकता है कि पॉसिबल नहीं होगा मेरे वीडियो बनाना कुछ दिनों के लिए, तो फिर भी ट्राई करेंगे, कुछ हो सकता है हमारे पास, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे वहाँ पर सिग्नल होगा नहीं, तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल होगा हम आपको पहले वीडियो सारा अपलोड कर देंगे, है ना, उस चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेना, समझ लेना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी लाइव टेस्ट होता रहेगा इवनिंग में, आपका काम होता है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम वहाँ हर वीडियो का लिंक हम वहाँ भेज देते हैं, तो जो बच्चे टेलीग्राम यूज नहीं करते वो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सअप चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो का लिंक दिया गया है ना, वो चैनल का लिंक दिया गया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।